हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा अवस्था, जो कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। ठीक है, और यह क्लास जो है इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव पर। क्लियर है? तो आइए इसको जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं कि इसमें पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। यानी प्लाज्मा अवस्था में जो पदार्थ होते हैं वो भी गैस के रूप में ही होते हैं। थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहाँ पर जो गैस है यह आयनीकृत है, यानी इसके ऊपर आयन होते हैं, जैसे धनायन या ऋणायन। दो प्रकार का आयन होता है, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। तो दो में से कोई हो सकता है। तो यहाँ गैस क्या होता है? आयनीकृत होता है। समझ गए बात को? तो यही प्लाज्मा अवस्था है। इसका एक गुण है, एक आइए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखे हैं इसके कण अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित होते हैं। यानी प्लाज्मा अवस्था के जो कण हैं ये अति ऊर्जावान यानी कि सुपर एनर्जेटिक और अति उत्तेजित होते हैं, यानी सुपर एक्साइटेड भी होते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए इसका एक और पॉइंट लिखे यहाँ पर कि उच्च ताप के कारण सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। यानी सूर्य और तारों में प्लाज्मा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो ये उच्च ताप के कारण होता है। ठीक है, और इसी प्लाज्मा अवस्था के कारण जो है सूर्य चमकीले दिखाई देते हैं, तारे जो हैं ये सब के सब चमकीले दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो यही था प्लाज्मा अवस्था। तो पदार्थ की एक पंचम अवस्था होती है जिसे बोस कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, शॉर्ट में बीईसी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों के सिलेबस में ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए आप लोग सिर्फ इतना याद रखिएगा कि पदार्थ की पंचम अवस्था का नाम है बोस। क्लियर है? तो इस तरह से पदार्थ के सभी अवस्थाओं को बारी बारी से हम लोग विस्तार से पढ़े। अब एक और टॉपिक है, इसका नाम है गैस का दाब। अब हम लोग दाब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि गैस का दाब क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं परिभाषा में कि बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। यानी इसका मतलब हुआ, क्योंकि गैस के कण क्या करते हैं, वो हमेशा गति करते रहते हैं, यानी एक कण दूसरे कण से टकराते रहते हैं। तो जब उसको हम बर्तन में रखेंगे तो गैस के कण जो है बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा इस तरह से देते हैं कि बर्तन की दीवारों के प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि एक इकाई लंबाई और एक इकाई चौड़ाई वाले हिस्सा यानी भाग पर जितना कणों के द्वारा बल आरोपित हो रहा है, इन बलों को क्या कहेंगे? उस गैस का दाब कहते हैं। ठीक है, वही बात यहां लिखे हैं, आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। तो दाब बराबर सूत्र भी होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर हम दाब का एसआई मात्रक निकालें तो ये क्या हो जाएगा इसका? देखिए, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ये न्यूटन, अब बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। तो ये हो गया दाब का एसआई मात्रक। इसी को ऐसे लिखते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इस तरह से लिखते हैं। और इसका नाम जो है पास्कल रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? पास्कल, पास्कल। तो दाब का एक और मात्रक होता है ये पास्कल, जिसको शॉर्ट में पीए कहते हैं। पीए ये संकेत हुआ पास्कल का। समझ गए बात को? तो ये जो पास्कल है यह क्या है? दाब का ही एक मात्रक है। तो एसआई मात्रक ये होता है इसका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, लेकिन पास्कल इसका रखा गया है नाम। क्यों? क्योंकि पास्कल एक वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल रखा गया। क्लियर है बात? तो अब है एक टॉपिक यहां पर लिखे हैं, देखिए एक पॉइंट है कि समुद्र तल पर वायु का दाब एक वायुमंडल दाब कहलाता है। यानी कि हमारे वातावरण में क्या वायु है, तो वायु है तो यह जो है
अपना बल लगाएगा तो समुद्र के तल पर यानी समुद्र के सतह पर जो है वायु के कण हमेशा क्या करते हैं, वहां टकराते रहते हैं, यानी वहां पर बल आरोपित करते हैं। तो समुद्र के तल पर जो वायु का दाब होता है उसे एक वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। समझ गए, ये सब मान लिया गया है कि समुद्र तल पर वायु का दाब एक वायुमंडलीय दाब होता है। क्लियर है। तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है एटमॉस्फेयर, वो यहाँ पर लिखे हैं। वायुमंडलीय दाब का मात्रक एटमॉस्फेयर, शॉर्ट में इसको एटीएम बोलते हैं, एटीएम होता है। ठीक है। तो एक एटीएम बराबर कितना पास्कल होगा, तो एक एटीएम बराबर 1.01 गुना 10⁵ पास्कल, यानी एक एटीएम बराबर होता है 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये एक एटीएम बराबर इतना पास्कल होता है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे, वो आगे की क्लास में कराएंगे सवाल। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग पूरा चैप्टर समझ गए हैं तो एक बार सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं अब अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।